हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप फिट एंड फाइन होंगे। आज हम हमारा 5वां चैप्टर डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए देखने में चैप्टर बहुत ही छोटा है, परंतु पहले 4 चैप्टर का निचोड़ यही है, मतलब वो क्यों पढ़ाया गया आपको इसी चैप्टर में पता लगेगा। ठीक है, और आने वाले चैप्टर्स डेट इज़ ऑप्टिक्स का बेस है, समझ आई बात आपको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिना देरी की इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आज सिर्फ क्लास में आपको इसका बेसिक पता चलेगा, थोड़ी सी हिस्ट्री पार्ट है आज। ठीक है, कि कैसे वेव जनरेट हुई, कैसे सोचा गया, वो वाला पार्ट है। असली जो मज़ा है वो आपको कल आने वाला है। कल की वीडियो में आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको कनेक्ट करें आप। ठीक है, जो पिछली बातें होंगी तो आप उसको कनेक्ट करें, कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। देखिए फ्राइडे साहब ने क्या किया था, एक कोयल ली थी, ठीक है, और एक चुंबक ली, और चुंबक को उन्होंने बड़ी तेज़ी से इसमें क्या करना स्टार्ट किया, इसके आसपास मूव करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि इसमें क्या रहा है बेटा, करंट डेवलप होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसमें करंट डेवलप होगा सच डेट वो इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे। ठीक है, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, सच डेट उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे आए। तो ये करंट की डायरेक्शन मैंने दिखाई आपको। ठीक है, अगर करंट ऐसे है तो जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो ऐसे भाग रहे होंगे, क्लियर है। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे भाग रहे हैं तो मतलब उनके ऊपर फोर्स इस तरफ लगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, क्लियर है। तो कहने की बात यह है कि चेंजिंग बी ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी बेटा, करली इलेक्ट्रिक फील्ड। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर है। अगर आप टॉप से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसी नजर आएगी, हर पॉइंट के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट है। क्लियर है बात आपको। दो बात आपको समझनी है। पहली बात कि ये आपकी नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका क्या मतलब है सर, जो यूनिट 1 में आपने पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कहाँ से स्टार्ट होती हैं, आपकी पॉजिटिव से, और एंड कहाँ पर होती हैं, नेगेटिव पर। लेकिन ना तो ये कहीं से स्टार्ट हो रही है और ना ही कहीं पर ये एंड हो रही है। ठीक है, ये तो जस्ट क्या हो रही जा रही हैं, कल होती जा रही है। समझ आई बात आपको। अब इसको कैसे नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने एक बैटरी लगाई और सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर आप इस लूप में इस पाथ से जाएं, ए टू बी ऐसे जाएं या ऐसे जाएं ए टू बी, तो आपको जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या आएगा, बराबर मिलेगा। क्लियर है, ए टू बी फ्रॉम पाथ ए एंड ए टू बी फ्रॉम पाथ बी। क्लियर है बात आपको। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैग्नेट को इस तरीके से मूव करूँ सच दैट उसकी वजह से इसमें क्या क्रिएट हो, करंट क्रिएट हो, और अब मैं ए टू बी ऐसे जाऊं और ए टू बी ऐसे जाऊं, तो वहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस बराबर नहीं आएगा। ये हुआ क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ वैलिड नहीं। क्लियर है बात आपको। जब आपका ई चेंजिंग हो, डेट इज करली ई हो, तो आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वैलिड नहीं होता है। तो दो बात, पहली बात तो आपको समझ में आई। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कंडक्टर हो। अगर कंडक्टर नहीं भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, करली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझ आई बात आपको। तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर आप इसको टैटू वैटू करवा लो कि चेंजिंग बी की वजह से करली ई प्रोड्यूस होता है। सिंपल सी बात है, और चाहे कंडक्टर हो या ना हो, करली ई तो प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए, तो फ्राइडे साहब की जो सोच थी वो ये थी कि चेंजिंग बी से क्या प्रोड्यूस हुआ, चेंजिंग ई प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है बेटा बात। लेकिन अब लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, क्या रिवर्स पॉसिबल है। याद करो आप लोगों को पहले मैंने क्या बताया था कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और फिर लोगों ने स्टार्ट किया था कि बी की वजह से क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है, और वहाँ से क्या निकल कर आया था कि चेंजिंग बी की वजह से, ठीक है, आपका क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ये चैप्टर नंबर 3 था और ये चैप्टर नंबर 4 था। तो यहीं पर आपको इसका उल्टा सोचना है कि चेंजिंग बी से प्रोड्यूस होता है चेंजिंग ई, और जिसका नेचर कैसा होता है, कर्ल। क्लियर है बात आपको। तो क्या चेंजिंग ई से चेंजिंग बी प्रोड्यूस होगा और उसका क्या नेचर भी कर्ल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यस। ठीक है, और इसी चीज़ को आज हम समझेंगे। समझ आई बेटा बात आपको। और आपको यहाँ से पता लगती है क्या, ब्यूटीफुल सिमेट्री ऑफ नेचर, कि चेंजिंग बी से प्रोड्यूस होता है चेंजिंग ई, और चेंजिंग ई से प्रोड्यूस होता है क्या, चेंजिंग बी। क्लियर है। अगर मैं इसी डायग्राम को रिप्लेस करूँ कि यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि चेंजिंग ई है, ठीक है, लेट इस डायरेक्शन में चेंजिंग ई है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, चेंजिंग बी होगा। क्लियर है बात आपको। ये आज हमें अभी प्रूफ करना है।
क्लियर है बात, नोट कर लो बेटा इसको। चलिए बेटा अब इस बात को देखते हैं कि कैसे चेंज इन ई से चेंज इन बी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था, अगर ये कंडक्टर है जिसमें से करंट आई गुजर रहा है, ठीक है, तो उसके आसपास अगर आप एक रिंग लें इस तरीके से और इस रिंग के ऊपर आप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मतलब हर पॉइंट पर बी निकाल कर उनको क्या करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि आपको एक प्लेन सरफेस लेनी पड़ेगी सच दैट प्लेट टाइप। ठीक है, और करंट अगर उस प्लेट को पेनिट्रेट करते हुए क्रॉस करते हुए अगर बाहर आए तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के। समझ आई बात आपको? ठीक है, अब आओ इस टॉपिक पर। मेरे पास एक कैपेसिटर है और उसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, तो होगा क्या कि करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब आपको इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कुछ ऐसी सिचुएशन है बेटा आपके पास, ये आपके पास करंट कैरिंग एलिमेंट है और पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो मैं किसकी सहायता लूँगा, एम्पियर सर्कुलर लॉ की सहायता लूँगा। ठीक है, मैं क्या मानूंगा कि यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, अब देखो पॉइंट पी एक सर्कुलर रिंग पर है। ठीक है, सच डैट जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी, रेडियस तो बराबर होगी बेटा। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी को मैं बाहर ले लूँगा क्योंकि डिस्टेंस हर पॉइंट की क्या है, बराबर बराबर, तो हर पॉइंट पर बी क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप यहाँ पर देखें चाहे आप यहाँ पर देखें। तो b को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, dl इंटू म्यू नॉट आई। ठीक है, लेट इसकी रेडियस r है तो dl क्या है आपका 2πr हो जाएगा बेटा। ठीक है, dl क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो हमें सर्कमफेरेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो 2πr हो जाएगा और b मेरा कितना निकल कर आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी तरफ होगी। ठीक है कि नहीं बात आपको, देख लो आप। ठीक है, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही था, अगर आप प्लेन सरफेस लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई 2πr। ठीक है, यहाँ पर आपने जो सरफेस ली कैसी ली है, प्लेन सरफेस ली है, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा चेंज करूँ कि सरफेस को एक पोर्ट टाइप ले लूँ। ठीक है, पोर्ट टाइप कैसे, जो बर्तन होते हैं हमारे घरों में जिसमें हम पानी और दूध वगैरह गर्म करते हैं वैसे। ठीक है, यहाँ से ओपन और यहाँ से क्या होंगे, क्लोज। और अब इस सरफेस को लेकर पी पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूँ तो आपका क्या आंसर होगा। देखो जो एम्पियर सर्कुलर लॉ तभी लग सकता है जब सरफेस क्लोज हो और करंट उस सरफेस को क्या करके आए, पेनिट्रेट करके बाहर आए। यहाँ पर तो ओपन सरफेस है, सरफेस क्लोज यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर करंट नहीं है, तो अगर आप इस सरफेस को लेकर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, 0, क्योंकि आई इस सरफेस से बाहर नहीं आ रहा है। समझ आई बात आपको? तो पोर्ट सरफेस से इस पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आपको पता, आपकी जनरल सेंस बोल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी, परंतु जैसे ही मैं एक शेप चेंज करता हूँ आपकी किसकी, सरफेस की, तो आपका क्या होता है, आंसर 0 आ जाता है। मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ में कुछ गड़बड़ है जिसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, और यही गड़बड़ जो हम करेक्ट करेंगे वही हमें बताएगी कि चेंज इन ई से क्या प्रोड्यूस होगा, चेंज इन बी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बात आपको? चलिए देखते हैं। देखो बेटा, इनिशियली जो बैटरी है कैपेसिटर को क्या करेगी, चार्ज करेगी, और जब तक ये पूरी तरीके से चार्ज नहीं होता तो यहाँ पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव बढ़ता जाएगा, सच डैट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और अगर यहाँ पर बी आना है तो इसका मतलब ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या प्रोड्यूस कर रही है, चेंज इन बी प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो अगर किसी भी सरफेस के लिए अगर इस पॉइंट पर बी है तो सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि चेंज इन ई की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज इन बी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है कि नहीं बात आपको? और ध्यान से देखो कि जो इस सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, कर्ल होगा। क्लियर है बात आपको? तो जो ई ने क्या प्रोड्यूस किया, बी, जो कि कैसा है, करली है, और इस करली की वजह से क्या लिखा गया है आपका, चेंज इन बी, क्योंकि अगर करली का मतलब डायरेक्शन बदली और डायरेक्शन बदली तो बी बदला। ठीक है, तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं इनसाइड द कैपेसिटर क्या होता है, ई डॉट डी ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए कैपेसिटर आपको पता है कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपने यूनिट 1 में निकाला हुआ है। ठीक है, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेट विल बी क्यू बाय ए से कैंसिल हो गया, तो जो फ्लक्स आया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डेट विल बी इक्वल टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बदल रहा है, तो अगर मैं इसका चेंज देखूँ डी फाई बाई डी टी, तो वो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी बाई डी टी ऑफ क्यू इज इक्वल टू आई डी। दिस इज द इमेजिनरी करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दी कैपेसिटर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो जो चीज़ आप ये पढ़ते थे इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्या चेंज करने की जरूरत है? ठीक है, अगर आई डी को निकालूँ मैं यहाँ से, तो आई डी किसके बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। क्लियर है बेटा बात आपको? तो आपको यहाँ पर चेंज करने की क्या जरूरत है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और आई डी। ठीक है, अगर इस तरीके से कैपेसिटर नहीं होगा तो आई डी ज़ीरो, ठीक है, और कैपेसिटर होगा तो आई डी आएगा। क्लियर है बात आपको? तो म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। आप देख सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, चेंज इन बी प्रोड्यूस होता है। क्लियर है बात आपको? तो इस बात को ध्यान में रखिए आप, ठीक है। और इसी चीज़ का कल मैं यूज़ करूँगा आपका क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसमें सिर्फ एक ही बात बताई मैंने पूरी क्लास में कि चेंज इन बी की वजह से चेंज इन ई प्रोड्यूस होता है और चेंज इन ई की वजह से चेंज इन बी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो फैराडे की लॉ की हेल्प से तो आपने वो तो प्रूफ कर दिया कि चेंज इन बी से चेंज इन ई प्रोड्यूस होता है। अब चेंज इन ई की वजह से चेंज इन बी प्रोड्यूस होता है, उसके लिए हमने सारा तामझाम सीखा है, ठीक है। हमने पहले एम्पीयर सर्किट लॉ को देखा वो क्या था और इसके लिए लगाया और बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है कि नहीं बात आपको? अब जब सरफेस को बदला तो बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा था, वो पॉसिबल नहीं था, तो मतलब कुछ इस लॉ में गड़बड़ है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। और करेक्टनेस कैसे दिखाई हमने दिखाया कि ये बी अगर यहाँ पर होगा तो किसकी वजह से होगा, आपका चेंज इन ई की वजह से, अगर आप ऐसी सरफेस लेते हो तो। समझ आई बेटा बात आपको, ठीक है। और फिर हमने आई डी को निकाला, डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। क्लियर है बात आपको? तो ये बात मैंने आपको समझाई है। इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए, वरना कल का लेक्चर साफ हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।